आगे प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट वाला। दो अंकों की किसी संख्या की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है तथा अंक उलटने पर बनी संख्या मूल संख्या से 18 दी गई, 18 अधिक है अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग कितना है? 12 है तथा अंक उलटने पर बनी संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक है? 18 अधिक, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह से ये प्रश्न क्या है आपको दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमें संख्या पता होना चाहिए, दहाई और इकाई ये दो संख्याएं होती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना दहाई का अंक 1 से और इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक y है। अब हमें दो अंकों की संख्या पता होना चाहिए, तो मूल संख्या, दो अंकों की मूल संख्या बराबर होता है 10 गुणा दहाई प्लस इकाई 10 गुणा x प्लस वाई। ये तो वही समीकरण मूल संख्या वाला। अब वो क्या है? दो अंकों की संख्या, दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का दो योग, इनका संख्या के अंकों का योग कितना है? 12। कितना आ गया? 12 समीकरण एक कर दो इसको। अब आगे क्या है? अंक उलटने पर बनी संख्या, मतलब कहने तात्पर्य अंक उलटने पर बनी संख्या कौन सी होगी? कि दहाई की जगह इकाई हो जाए, इकाई की जगह क्या हो जाए? दहाई हो जाए। तो यहाँ पर अंक उलटने पर बनी संख्या होगी 10y प्लस x। कौन सी? अंक उलटने पर बनी संख्या ये हो गई आपकी। अब अंक उलटने पर बनी संख्या मूल संख्या से, अंक उलटने पर ये बनी संख्या, जो मूल संख्या ना हमारी ये वाली, ये किधर गई? ये वाली, ये मूल संख्या 10x प्लस वाई से 18 दिखे। ये जो अंक उलटने पर बनी संख्या है ना, ये मूल संख्या से 18 दिखे। तो 10y प्लस x ऐसे रहने दो, ये दोनों उठ के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 10x माइनस हो जाएगा y बराबर 18। बाई 10y में से 1y गया तो 9y बचेंगे, 1x चला जाएगा, 10 में से तो 9x बचेंगे बराबर 18। फिर यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, 9 का डिवाइड दोनों पक्षों में करने पर तो y माइनस x बराबर क्या जाएगा? 2। अब यहाँ पर हमको ये दिखाई दे रहा है कि x प्लस वाई बराबर क्या है? 12 और y माइनस x बराबर क्या है? 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस x प्लस वाई, बात एक ही है। तो ये समीकरण हो जाएगा 2। 1 और 2 को कर लेंगे, हम सोल्व कर लेंगे। समीकरण 1 एवं 2 से x प्लस वाई बराबर 12 और माइनस x प्लस वाई बराबर 2, इनको जोड़ दो। 2y बराबर कितना हुआ? 14। y बराबर कितना हुआ? 7। ये तो y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, या आपने समीकरण 1 जो माना था इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 7 बराबर 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7 उधर चले जाएंगे, 12 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? 5। तो x का मान कितना हो गया? 5। अब अपने संख्या क्या मानी थी? वो मूल संख्या की बात कर रहे हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या क्या थी? 10x प्लस वाई। तो मूल संख्या क्या हुई? बराबर 10 गुणा 5 प्लस वाई का मान 7।
50 प्लस 7 57, कितना हो गया 57। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये प्रश्न संख्या मूल संख्या। और वो इसमें सवाल में जो पूछ लेते तो अंक उलटने पर प्राप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो 75 हो जाती, इसका उल्टा होती ना। अगर अंक उलटने पर प्राप्त संख्या पूछे तो 57 का उल्टा क्या होता है 75, 75 हो जाता। अगला सवाल देखें। दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की, अंकों के योग की, अंकों के योग की 4 गुनी है, 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, 9 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक उलट जाते हैं, तो उसके अंक उलट जाते हैं, अंक उलट जाते हैं। वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या कौन सी है, तो इस तरह ये सवाल दिया गया है। दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक उलट जाते हैं। तो देखो, पहले तो ढाई का माना कि ढाई का अंक बराबर x, और इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक बराबर y। अब दो अंकों की एक संख्या बनाओ, पहले दो अंकों की संख्या, इसी को मूल संख्या बोलते हैं। 10 गुणा ढाई प्लस इकाई, 10x प्लस y, ये बन गई अपनी संख्या। अब दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। ये 10x प्लस वाई जो है ना, वो x प्लस वाई के क्या है 4 गुनी है। क्या है 4 गुनी। पहले इसको सही करो, 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 4y। वो जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक उलट जाते हैं। अगली कंडीशन बाद में बनी, पहले ये कंप्लीट करो। 10x प्लस वाई माइनस 4x माइनस 4y बराबर 0। 10x में से 4x गए तो 6x बचे, 4 में से 1 गया तो 1y गया तो माइनस के 3y बचे। यहाँ पर 2 का डिवाइड भी जा रहा है, 2 3 का जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 बराबर 0। समीकरण इसका एक नाम दे दो। अब अगर जब संख्या में 9 जोड़ दिया है तो उसके अंक उलट जाते हैं। किस में, इसमें जोड़ देंगे। जब संख्या में 9 जोड़ दिया है, कोई संख्या है, अब संख्या कौन सी मूल संख्या होगी। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया है संख्या में 10x प्लस वाई प्लस 9 जोड़ दिया है तो अंक क्या उलट जाते हैं, संख्या के अंक उलट जाते हैं। तो 10y प्लस x हो जाएगी। अब ये वाली संख्या इधर आएंगी और ये वाली उधर जाएंगी, या इनको उधर कर दो इनको इधर कर दो, कैसे कर दो बात है। ये अपने को करना करने का मतलब ये। तो अपन इसको ले आते हैं इधर 10x प्लस वाई, ये माइनस के 10y माइनस का x और 9 माइनस के उधर जाके हो जाएंगे पक्षांतर करने पर। तो यहाँ पर 10x में से 1x गया तो कितने बचे 9x, और y में से माइनस 10y गया तो माइनस के 9y बचेंगे बराबर माइनस 9 को यहाँ पर डिवाइड करें तो क्या जाएगा x माइनस वाई
बराबर 1। देख लो ध्यान से, माइनस का 1। ये समीकरण क्या बन गया? 2। क्या बन गया? समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या था अपने पास? 2x माइनस वाई बराबर 0, 2x माइनस वाई बराबर 0, और x माइनस वाई बराबर -1। माइनस प्लस माइनस के प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस के कट जाएंगे, 2x में से 1x गया तो 1x बचेगा, और यहाँ पर प्लस के 1 हो जाएंगे। x का मान 1 आ गया। अब x का मान 1 आ गया, वो अपन कहाँ पर रख दो? या तो यहाँ रख दो या कहीं और रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, समीकरण किसी में रख दो, 1 में या 2 में, जब भी रखोगे आंसर से हमारा, किसी में रख दो समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2x, ये 1 रख दी, y 0, 2 एकम 2 माइनस y बराबर 0, 2 बराबर y को उधर ले जाओ, प्लस के हुआ तो y बराबर क्या हो गया? 2। अब संख्या कितनी अपनी? 10 गुणा 2.5 अंक। तो संख्या 10 गुणा 2.5, 2.5 का मान क्या बना था? x 1, तो इकाई का क्या बना? 2 y। तो 10 एकम 10 और 2 कितने हुए? 12। संख्या क्या हुई? 12। तो वही संख्या कौन सी हुई? 12। क्या हो गई? 12। तो इस तरह हम इन प्रश्नों के उत्तर सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन में कुछ भी आ जाएगा, वहाँ पर 12, 21, 17, 28 कुछ भी आ जाएगा। अगर अंक उलटने पर पूछते तो 21 हो जाती, ठीक है ना। तो हम इस तरह के सवाल जब भी परीक्षा में आए तो गड़बड़ ना करें। ये सवाल अधिकांश थोड़े लंबे उससे होते हैं, ट्रिक से डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते इनको। हाँ, वहाँ पर अपन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो आपको समझा रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ता है। आप इसमें से सॉल्व बना सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ स्टेप छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। कैलकुलेट आपके ऊपर है कितना फास्ट कर सकते हैं। ये सवाल के परीक्षा में आते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, चाहे कोई सा भी एग्जाम, किसी प्रकार का एग्जाम हो दुनिया का। अब यहाँ पर अपने को बोर्ड पे इरेज करने में टाइम लगता है। डिजिटल बोर्ड पे क्या होता है, एक बार इरेजर पे क्लिक करा और उसको बाद न्यू कर दो, ये एक बार में पूरा क्लीन हो जाता है। ये फ़ायदा रहता है डिजिटल बोर्ड का थोड़ा सा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। पहले भी ऐसे पढ़ते आ रहे थे सब लोग। वो डिजिटल बोर्ड तो आज 6 साल में कंप्लीट हो गए हैं लोगों के पास। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलने पर, अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या, बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, में संख्या में 18 का अंतर है। मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। तो पहले तो मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करना है। तो माना कि 2.5 का अंक x और 1 का अंक y, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। तो 2 अंकों की संख्या,
10 गुना ढाई प्लस इकाई 10x प्लस वाई। अंक उलटने पर बनाओ संख्या, अंक उलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x। अब वो करें, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। तो 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x, इनमें क्या का अंतर है? 18 का। किसका अंतर है? 18 का। मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए, मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, तो मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर 18। 9x यहाँ पर माइनस 9y बचेंगे बराबर 18। x माइनस वाई बराबर 9 दूनी 18। ये आ गया मूल संख्या के अंकों का अंतर 2। इस तरह आपका आंसर कंप्लीट हुआ। इस तरह के जब सवाल आ जाते हैं तो अपन थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो माना कि अपन ने एक बार वो समझा देता हूँ। माना कि ढाई का अंक x, इकाई का अंक y, दो अंकों की संख्या 10 गुना ढाई प्लस इकाई 10x प्लस y। अंक उलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x। 10x प्लस y माइनस का चिन्ह तो पोस्टर में 10y प्लस x बराबर 18 कर दो। 10x में से माइनस का 1x गए तो 9x बचेंगे। 10y किसके हैं? माइनस के हैं। उसमें से एक y चला गया तो 9y माइनस के बच जाएंगे बराबर 18। 9 का डिवाइड तीनों दोनों पक्षों में हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर 2। अंतर पूछे थे मूल संख्या के अंकों का अंतर। मूल संख्या क्या बनती? इनसे बनती मूल संख्या इन अंकों से। तो मूल संख्या के अंकों का अंतर कितना है? 2। क्या जाएगा? 2। तो इस तरह के प्रश्नों को हमें कर लेना चाहिए। दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, उस संख्या से 9 कम है कि दहाई का अंक क्या होगा? दहाई का अंक क्या होगा? दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। तो पहले तो दो अंक मान लो। माना कि दहाई का अंक x, इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई का अंक y। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, इनका योग उस संख्या से 9 कम है, उस संख्या से 9 कम है। किस संख्या से? जो मूल संख्या बनी उससे 9 कम है, उससे 9 कम है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है। किस संख्या से? जो संख्या बनी 10 गुना ढाई प्लस इकाई, 10 गुना ढाई प्लस इकाई, इकाई की है y। इस संख्या से क्या कम है? 9 कम है। दो अंकों की संख्या, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, तो दहाई का अंक क्या हुआ? दहाई का अंक ये मतलब x का मान पूछ रहे हैं यहाँ पर। x प्लस वाई बराबर 10x प्लस वाई माइनस 9, माइनस के 9 इधर आ जाएँ तो 10x
प्लस वाई अपनी जगह पे, और ये x यहाँ पर चला जाए और ये y भी कहाँ पर चला जाए, यहाँ पर चला जाए। तो 9 बराबर 10x में से 1x गया तो 9x बचेंगे, और प्लस माइनस के y कट जाएंगे, 9 में 9 का डिवाइड हो जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ गया, x बराबर 1, मतलब x बराबर 1। और दाहिकांक की पूछ रहे थे आपसे, दाहिकांक, तो दाहिकांक क्या हो जाएगा, 1। इस तरह की श्रृंखला के प्रश्न अपन परीक्षा में कर सकते हैं। आप गड़बड़ न करके आएँ, गलतियाँ हो जाती है लेकिन उनको प्रैक्टिस के माध्यम से सुधार सकते हैं। सिर्फ सवाल की भाषा पकड़ें, सवाल की अगर भाषा समझ में नहीं आ रही ना, तो आप भले कितने अभ्यास कर लो, वहीं गलत करोगे। सही सवाल की भाषा पकड़ना सीख गए तो कैसे सवाल आया, कभी भी आया। नेक्स्ट प्रश्न देखे सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन, प्राकृत संख्या n के लिए n की घात 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा, संख्या से विभक्त होगा। ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर A B C D। क्या दिए, 3 6 12 20। प्राकृत संख्या n के लिए n की घात 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। तो यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया आपने को, n की घात 3 माइनस n। प्राकृत संख्या n के लिए n की घात 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होता है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो है वो दिए 3 6 12 20, ये तो ऑप्शन दिए। अब यहाँ पर हम क्या रखते हैं, फिर सबसे पहले n का मान 1 रख के देखो। क्या रख के देखो, 1 रखा तो 1 की घात 3 माइनस 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। n का मान क्या रखो, 2, तो n 2 की घात 3 माइनस 2, 2 2 4 4 2 8, 8 माइनस 2 क्या आ गया, 6। n बराबर 3 रख के देखो, ठीक है ना। 3 रख के देखो, 3 की घात 3 माइनस 3, 3 3 9 9 3 27, 27 में 3 गए तो कितने बचेंगे, 27 में 3 गए तो 24, और 24 6 गुणा 4 होते हैं, यहाँ पर 6 बचे है ना। n बराबर 4 रख के देखो, 4 की घात 3 माइनस 4, 4 चुक 16, 16 चुक 64, 64 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 60। कितने बचेंगे, 60। और 60 किसका होता है, 6 गुणा 10। तो हमको कंडीशन नहीं समझ में आ रही, 6 हमारा पास तीनों में आ रहा है रखने पर, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 1 रखने पर 0 आ रहा, तो इसका कोई औचित्य ही नहीं है, तो इस वाले से मतलब नहीं। लेकिन हमने जब भी मान 2 3 4 रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं 6 गुणन खंड में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं 6 गुणज है, तो 6 सर्वदा किस बड़ी बड़ी संख्या से विभक्त होगा, किससे विभक्त होगा, 6। कि प्राकृत संख्या n के लिए कोई भी संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या को 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए हमने 1 से तो लिखा यहाँ पर। n बराबर 0 भी रख सकते थे, लेकिन 0 रखने कोई मतलब ही नहीं है, वो तो प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं, पूर्ण संख्या की थोड़ी बात कर रहे हैं। प्राकृत संख्या n के लिए n की घात 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी बड़ी संख्या से विभक्त होगा, तो n की पावर 3 माइनस n सर्वदा किससे विभक्त होगा, तो 6 से विभक्त होगा। 6 सभी के जो अपन ने मान रखे 1 2 3 4 n के मान में सब में 6 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 6 का गुणनखंड के रूप में दिखाई दे रहा है अपने यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए किससे विभक्त होगा, 6 से। इस टाइप का जब भी प्रश्न है तो इसमें इसी तरह मान रखे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं।
यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n सर्वदा सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन दिया ए बराबर 7, बी बराबर 17, सी बराबर 112 और डी बराबर 150। यहाँ पर दिया यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। तो हमको एक रूल्स पता होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक n एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है x की पावर n माइनस y की पावर n सदैव x माइनस 1 से x माइनस y से विभक्त होगा। किससे विभक्त होगा? x माइनस y से विभक्त होगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर क्या है? 4 है। कितना है? 4। इसके अंदर कर लो, रेंज चढ़ा लो। माइनस 4 की पावर कितनी है? 3 है। और 4 की पावर कितनी है? 3 और n चढ़ा दिया और ऐसे कोष्टक बंद कर दो, ठीक है। और x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई से सदैव विभक्त होना। तो यहाँ पर हमको क्या कंडीशन बन रही है? 3 3 9 9 27 27 3 81 होते हैं, ठीक है। इसके 4 पावर ओपन कर दिए, 4 चौक 16 16 चौक 64, ठीक है। 4 चौक 16 16 चौक 64, 81 माइनस 64, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना चाहिए? घटा लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? ये ऐसे देखो n, ये n चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा ये है कि 81 में से 64 रहेंगे, कितने बचेंगे आपके पास? तो सदैव x माइनस वाई से विभक्त हुआ। तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, तो इसको माइनस कर लो। तो 11 में 4 गए तो 7 बचे, 7 में 6 गए तो 1 बचा। हमारे पास क्या आ गया? 17। और 17 इसमें दे रखा क्या? बी ऑप्शन। इस तरह ये आंसर हो जाएगा। तो हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो गड़बड़ ना करें, क्योंकि परीक्षा में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो x माइनस एन माइनस वाई पावर n सदैव x माइनस वाई से विभक्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127 तथा 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 का ओवन स्टूडेंट खंड क्या होगा?
का उभयनिष्ठ गुणनखंड, का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। ऑप्शन दिया है पहला 127, बी ऑप्शन दिया है 87, सी ऑप्शन दिया है 30 और डी ऑप्शन दिया है 224। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आ जाए और बात कर रहे हैं इन में का अवनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, तो हमको ये यहाँ पर एक रूल्स पता होना चाहिए। x प्लस वाई, एक्स की पावर n और y की पावर n सदैव x की पावर n प्लस y की पावर n का गुणनखंड सदैव x प्लस वाई होता है, x प्लस वाई होता है। x की पावर n प्लस y की पावर n का गुणनखंड सदैव x प्लस वाई होता है। ये रूल्स हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास 127 वाले x और पावर n वाले 127, y बराबर 97 और n मतलब 127। इसी प्रकार यहाँ पर x का मान 127, पावर 97, 97 की पावर जो y का मान है y और ये उसकी पावर भी 97। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड करना है। मतलब रूल्स ये क्या है का गुणनखंड सदैव x प्लस वाई होता है। तो गुणनखंड x प्लस वाई मतलब, तो यहाँ पर x बराबर तो लिख दो 127 और y बराबर लिख लो 97। x प्लस वाई बराबर x मतलब 127, y मतलब 97। ऐड कर लो 7 7 14, 9 3 12, 5 सिला 1 2, 224 x प्लस वाई। इससे इसका गुणनखंड है, इसका मतलब इसका गुणनखंड। तो अब कौन सा ऑप्शन इसमें देखो 224 डी वाला, तो आपको क्या आंसर होगा 224। इस तरह से इन सवालों के क्रम को हम कर सकते हैं। परीक्षा में गलतियाँ ना करें, मैं यही चाहता हूँ। संख्याओं एक कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4 डॉट 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 98 कोमा 99 कोमा 100 को परस्पर गुणा किया जाता है। गुणनफल के दाईं ओर, गुणनफल के दाईं और अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर ऑप्शन दे दिया हमने, ए बराबर 24, बी दे दिया हमने 22, सी दे दिया 21, डी दे दिया 18। अब देखना ध्यान से, संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाए। अगर इन संख्याओं को गुणा करें ना आपस में, तो जब इन संख्याओं को अपन गुणा करेंगे तो हमें ये पता है कि गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी
ये पता लगाना। तो हमको पता है 1 से अगर 10 तक की संख्या देखिए हम 1 से लेके 1 से 10 तक 1 से 10 तक की में अगर हम जैसे एक संख्या है 2 गुणा 5 करें तो कितना आता है 10, और 1 गुणा 10 करें तो कितना आता है 10। तो 1 से 10 तक की संख्याओं को अगर आपस में गुणा करें या 8 पंजे 40, जैसे 8 पंजे 40, तो इस तरह से अगर हम गुणा करें तो कितने 2 शून्य आएंगे। 1 से 10 तक की संख्याओं को अगर आपस में गुणा करें तो कितने शून्य आएंगे 2 शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे 1 से 10 तक के बीच की संख्याओं में कितने शून्य आएंगे 2। कितने शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 शून्य। इसी प्रकार 10 से 20 तक में भी कितने आएंगे 2 शून्य। इसी प्रकार 20 से 30 तक में गुणा करें तो कितना आएगा 2 शून्य। इसी प्रकार 30 से 40 के बीच की संख्याओं को गुणा करें तो इसमें कितने आएंगे 2 शून्य। इसी प्रकार 40 से 50 तक की संख्याओं को अगर गुणा करें तो कितने आएंगे 2 शून्य। तो इस तरह 90 तक की कितनी संख्या हो टोटल 9, और प्रत्येक के बीच में कितने आ रहे 2 शून्य आ रहे, तो कितने हुआ टोटल 9 नहीं 18। तो हम लोग अब यहाँ पर इतने बार बार तो लिखेंगे नहीं, इतना टाइम तो रहता नहीं वहाँ एग्जाम में कि आपको ऐसे जैसे बता रहे हैं वहाँ पर ऐसे लिखेंगे। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको दिमाग लग गया कि 1 से 10 के बीच की जो संख्या है उनका अगर आपस में गुणा करें तो ऐसी संख्या गुणा करने पर कितने आ रहे हैं 2 शून्य आ रहे हैं। अलग अलग संख्या गुणा करने पर एक ये हुआ ये हुआ। और बात भी कर रहे हैं गुणन बल के दाईं ओर कौन सा हिस्सा होता है ये वाला, और बाईं ओर कौन सा होता है ये वाला। तो हमको ये पता लग गया कि 1 से लेके 90 तक के बीच में 2 गुणा 9 कितने शून्य हो जाएंगे 18 शून्य। कितने हो जाएंगे 18 शून्य। कितने हो जाएंगे 1 से लेके 90 तक की संख्याओं के बीच में कितने शून्य हो जाएंगे 18। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। और 3 किसके आएंगे 90 से लेके 100 तक के बीच में। 3 किस में आएंगे 90 से लेके 100 तक कितने आएंगे 3 हो रहा है। क्यों हो रहा है, जैसे 90 से और 100 के बीच की संख्या गुणा करें तो एक शून्य तो वहाँ से प्राप्त हो जाएगा, और अपने को फिर किससे प्राप्त हो जाएगा 100 से प्राप्त हो जाएंगे 2। तो इसलिए यहाँ शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 3 शून्य। तो 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21 शून्य। कितने हो जाएंगे 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21 शून्य। तो वो ये पूछा थे प्रश्न में, तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी 21 होगी। 21 ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अगला भाग की एक क्रिया में भागफल 403 भाजक 100 तथा शेषफल 58 है। भाज्य कितना हुआ, भाज्य कितना होगा। यहाँ पर ऑप्शन दे दिया 40 458, बी ऑप्शन दे दिया 34 058, सी ऑप्शन दे दिया 43 058, डी ऑप्शन दे दिया 40 358। तो इस तरह क्या हो सकता है, हमको पता है कि भागफल दिया है, भाजक दिया है, शेषफल दिया है। भाज्य की बात करें तो हमको एक फॉर्मूला पता ही है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल।
डिवाइडेड इक्वल डिवाइजर इंटू परसेंट प्लस रिमाइंडर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। भागफल 403 है, भाजक 100 है, प्लस शेषफल कितना है 58 है, तो 0300 प्लस 58, इनको जोड़ देंगे 58,304 इस तरह लिख देंगे और 40,358 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 40,358 बी ऑप्शन में दिया है, तो इस तरह ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। कितने आसानी से हो सकते हैं सवालों को। प्रैक्टिस चाहिए आपको, मैथ्स में क्या चाहिए प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस कर ली, समझ जाओ आपने मैथ्स सही कर लिया। अड़तालीस को किस संख्या से 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। 48 को किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। ये इस तरह से आपको प्रश्न में दिया है। तो 48 को किसी संख्या मतलब x से गुणा करने पर गुणनफल कितने के बराबर हो रहा है 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर। x बराबर 173 गुणा 240 बटे 48, 24 से कम 24, 24 दूनी 48। अब यहाँ से फिर काट दो, 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 पंजे 10। x बराबर 173 गुणा 5, 5 3 15, 5 हासिल आई 1, 5 7 17 5 85 और 1 86। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 865। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। चौंतीस 28 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होती है। ऑप्शन हो गया 8, बी ऑप्शन हो गया 4, सी ऑप्शन हो गया 22 और डी ऑप्शन हो गया 35 और ई ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं। आपको इस तरह से प्रश्न जब आ जाता है तो हमको ये देखना है कि 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। हमें पता है कि हम 3428 में किसका भाग लगा दें 13 से भाग लगा दें और जो शेषफल में बचेगा
उसी को माइनस कर देंगे इसमें से, भाज्य में से, तो अपने पास अपने आप पता लग जाएगा कि वो न्यूनतम संख्या कौन सी होगी। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, कितने बचे 8, 13 पंच 65, 13 छंग 78, कितने बचे 4, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 ती 39, कितने बचे 9। तो हम क्या करते हैं, न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से ही पूर्णतः विभक्त होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये शेषफल क्या बचा 9, और इस भाज्य में से ही क्या करते हैं, शेषफल को माइनस कर दें, तो भाज्य माइनस शेष 3428 माइनस 9, इधर इसको माइनस कर दो तो क्या बचेगा अपने पास। तो वो यही पूछ रहे थे, ऑप्शन में क्या पूछा हमने, 4 ऑप्शन दी, तो न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः होता है। अब यहाँ पर तो अपना ऑप्शन अगर 9 होता है ऑप्शन में, तब तो ये आंसर हो गया था। 9 ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं लगाएंगे यहाँ, तो टिक। कौन सी संख्या घटाने, वो ये पूछ रहे हैं, तो सवाल यही कहता होगा, अगर कोई पूछ लेते घटाने के बाद प्राप्त संख्या कौन सी होगी, तो प्राप्त संख्या ही बनेगी 18 में से 9 है तो 9 बचे 2, एक बचा यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, तो 34 19। अगर इस तरह के ऑप्शन होते तब अपन बुटिक लगाते, लेकिन यहाँ बात करें उनने कौन सी न्यूनतम संख्या घटाए, तो न्यूनतम संख्या कौन सी होगी 9, ये शेषफल न्यूनतम संख्या होगी यहाँ पर। तो 9 घटाने पर 13 से पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी संख्या। अब ये इसमें 13 बढ़ा तो पूरा शेषफल शून्य जाएगा, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह हम प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। हमने पहले भी इस तरह के प्रश्न आपको कराए हैं, आज फिर आ गए प्रश्न, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है 36। हमने पहले बताया था कि हमें इस संख्या से कोई मतलब नहीं है, ये 36 से भाग देने में इससे कोई मतलब नहीं है, हमें शेषफल से मतलब है। और ये पहले वाले में जो शेषफल प्राप्त हो रहा है उसी को अगर जिस संख्या से भाग देने बोले उससे अगर भाग लगा दें, मान के चलो 17 से भाग लगा दिया, क्या कर दिया 17 से भाग लगा दिया, तो यहाँ पर अपने को पता है 36 में अगर 17 से भाग लगा है, 17 दूनी 34, तो शेषफल कितना बच रहा है 2 के 4 2, तो 2 बच रहा है, तो शेषफल क्या होगा यही पूछ रहे हैं। तो शेषफल कितना आ गया 2, तो शेषफल कितना हो जाएगा 2। तो इस टाइप के प्रश्नों में ज़्यादा समय वक्त अपन को गंवाना नहीं है, इस तरह आसानी से कर सकते हैं। हमें इनसे मतलब नहीं देता जो पहले भाग दिया, किससे दिया, क्यों दिया, बस शेषफल जो है पहले वाले जो प्राप्त हो रहा है उसमें अपन बात वाले जो कंडीशन में जिससे भाग देंगे, अपन जिस भाजक से भाग देंगे उससे भाग देने के बाद शेषफल क्या बचेगा, बस वो मायने रखता है। यहाँ पर अपने को प्रमाण नहीं देना है कि हमें इस तरह करना है, यहाँ पर अपने को एग्ज़ाम को फाइट करना है। तो आज इसी श्रृंखला के साथ हम आपसे एक बार पुनः निवेदन कर रहे हैं कि आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से मन से करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय दें ताकि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हों। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।